ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। सुबह के 6 बजे का वक्त हो रहा है। एबीपी रिपोर्ट में सबसे पहले आपको दिखा देते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल के वर्धमान स्टेशन पर हादसा हुआ है। रेलवे स्टेशन पर भगदड़ जैसे हालात बन गए। स्टेशन पर भारी संख्या में लोगों की आवाजाही की वजह से ये भगदड़ जैसे हालात बने और 7 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। दरअसल भीड़ की वजह से ओवरब्रिज की जो सीढ़ी है उस पर एक महिला गिरी, जिसके बाद यहां पर भगदड़ जैसी स्थितियां बनती हुई नजर आई। जैसे ही सूचना प्रशासन को मिली वैसे ही अस्पताल घायलों को पहुंचाया गया। 7 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल का वर्धमान स्टेशन जहां पर यह हादसा हुआ है, बड़ी संख्या पर यहां पर यात्री पहुंचते हैं और ज्यादा लोगों के आ जाने की वजह से भगदड़ जैसी स्थितियां बन गई। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कर्नाटक में आरएसएस शाखाओं पर प्रतिबंध लगाने की मांग की जा रही है। मंत्री प्रियांक खरगे ने सीएम सिद्धारमैया को एक चिट्ठी लिखी है। आरएसएस की गतिविधियों पर पाबंदी लगाई जाए। प्रियांक खरगे ने अपनी चिट्ठी में यह लिखा है और सीएम को यह चिट्ठी भेजी है। स्कूल कॉलेज में आरएसएस कार्यक्रमों पर रोक लगनी चाहिए, यह भी प्रियांक खरगे की मांग है। साथ ही यह भी मांग की जा रही है कि आरएसएस कार्यक्रमों से बच्चे और जो युवा हैं उनके दिमाग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसे में उनकी गतिविधियों पर रोक लगा देनी चाहिए। आरएसएस की बाबा साहेब आंबेडकर का अपमान करने की मान सकता है। प्रियांक खरगे ने अपनी चिट्ठी में इन बातों का जिक्र करते हुए आरएसएस की गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की है। I have requested the CM in writing that RSS activities should not be allowed in government schools and colleges, government aided schools and colleges, government grounds, public places, and more importantly these activities that RSS does is literally brainwashing young minds, which is not helping the nation nor is it helping the society in any way. ये सरासर गलत है। हिंदू राष्ट्र निर्माण के लिए आरएसएस 100 साल से ये काम कर रहा है और ये 100 साल का ये दिन हम मना रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या है, संघ परिवार का उद्देश्य क्या है, ये समझने की बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ खरगे जी जो भी कहा है ये अमल में लाने की ये बात नहीं है, लेकिन हाँ हर किसी नागरिक को और सरकार को भी इसको प्रोत्साहन देने से ये उनका फर्ज निभाए जैसा होता है। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। नियम यह कहता है कि बाइक पर 2 से ज्यादा लोगों को नहीं बैठना चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक ही बाइक पर 6 लोग सवारी करते हुए कैमरे में रिकॉर्ड हो गए। बाइक चलाने वाला टंकी के भी आगे बैठा था। दूसरे नंबर पर बैठे युवक का चेहरा दबा हुआ था। तीसरा, चौथा और 5वां आराम से बैठे थे और छठा युवक कब नीचे गिर जाएगा किसी को नहीं पता था। ये वीडियो किसी गली मोहल्ले का नहीं बल्कि मेरठ बदायूं स्टेट हाईवे का बताया जा रहा। जरा सोचिए, अगर कोई अनहोनी होती तो क्या होता। ऐसा लग रहा था कि ये लोग किसी बाइक पर नहीं बल्कि झूले पर बैठे हों। खैर, इनका नाम गिनीज बुक में तो नहीं लेकिन पुलिस की डायरी में जरूर दर्ज होने वाला है। देखिए, लखनऊ में मुठभेड़ में इनामी बदमाश गुरुसेवक ढेर कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, कैब चालक हत्याकांड का आरोपी मारा गया है। बदमाश गुरुसेवक पर 1 लाख रुपए का पुलिस ने इनाम भी घोषित कर रखा था। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर पुलिस के साथ आरोपी की मुठभेड़ होती है और इसी मुठभेड़ में, इसी एनकाउंटर में गुरुसेवक ढेर कर दिया गया है। 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश ढेर कर दिया गया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अब बदमाशों की खैर नहीं और लगातार देखिए बदमाशों तक पहुंचने के लिए पुलिस का जो एक्शन है वो लगातार जारी है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका के टेक्सास में प्लेन क्रैश की घटना हुई है। क्रैश के बाद प्लेन में भीषण आग लग गई। क्रैश होने के बाद प्लेन ट्रकों पर गिर गया और हादसे के बाद यहां पर दहशत और अफरा तफरी का माहौल नजर आया। कितनी भीषण आग यहां पर लगी है, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। क्रैश होने के बाद अचानक से धमाका होता है और कितनी भयानक आग यहां पर लग जाती है। तस्वीरें आप देख रहे हैं अमेरिका के टेक्सास की ये तस्वीरें। हालांकि इस पूरे क्रैश की जो जांच पड़ताल है वो फिलहाल की जा रही है और जहां पर ये पार्किंग लॉट है, जहां पर कई गाड़ियां खड़ी हुई हैं, ट्रक खड़े हुए हैं, उसके ऊपर ही जाकर ये जो प्लेन है वो क्रैश हो जाता है। और जैसे ही प्लेन क्रैश होता है, नीचे जमीन से टकराता है, वहां पर खड़ी गाड़ियों से टकराता है, धमाका होता है और भीषण आग लग गई।
आसमान में काले धुएं का गुबार और वहां लगा हुआ जो सीसीटीवी कैमरा है उसका फुटेज आप देख रहे हैं। अफरा तफरी का, दहशत का माहौल नजर आया। जो जहां था वहीं पर रुककर इस भीषण तस्वीरों को देख रहा था। डर का माहौल था। अमेरिका के टेक्सास की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर ये पार्किंग लॉट नजर आ रहा है। कई गाड़ियां यहां पर खड़ी हुई हैं, कुछ ट्रक खड़े हुए हैं। मिनी ट्रक्स के ऊपर ये प्लेन आकर बहुत तेजी के साथ गिरता है, यानी कि इस प्लेन का जो संतुलन है वो पहले ही आसमान में काफी बिगड़ा और संतुलन खोने के बाद प्लेन अचानक से नीचे आके क्रैश हो गया। और आइए अब बात करते हैं यूपी के बागपत की, जहां पर हुए तिहरे हत्याकांड का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। मस्जिद परिसर में इमाम की पत्नी और 2 बच्चियों को बड़ी बेरहमी के साथ मौत की घाट उतार दिया गया। और इस जघन्य हत्याकांड को किसी और ने नहीं बल्कि मस्जिद में पढ़ने वाले 2 नाबालिग छात्रों ने अंजाम दिया, जिनकी उम्र 15 से 16 साल है। दरअसल गांगनौली गांव की एक मस्जिद में इमाम इब्राहिम अपनी पत्नी इसराना और 2 बच्चियों के साथ रहते थे। ये दोनों बच्चे तालीम के लिए अक्सर मस्जिद में आते थे। कभी इमाम इब्राहिम पढ़ाते थे तो कभी उनकी पत्नी इसराना। कभी कभी डांट और मार भी पड़ती और इसी से नाराज होकर दोनों ने एक दिन इमाम के परिवार को खत्म करने की खौफनाक साजिश रच डाली। दोनों को जब पता चला कि इमाम किसी काम से देवबंद गए हैं तो दोपहर में दोनों नाबालिग मस्जिद पहुंचे और राजमिस्त्री के काम में इस्तेमाल होने वाली हथौड़ी से इमाम की पत्नी और दोनों बच्चियों की हत्या कर दी। और मुफ्ती ने पिटाई की थी और जिसके कारण उसने अपने दूसरे साथी को साथ लेकर ये पूरी योजना बनाई। और आज जब मुफ्ती किसी काम से बाहर गए हुए थे और उनका परिवार अपने कमरे में सो रहा था दोपहर 1 बजे के आसपास, तब इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने सीसीटीवी और मोबाइल सर्विलांस की मदद से दोनों नाबालिग को महज 6 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथौड़े और छुरी को भी बरामद कर लिया है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी जानकारी आपके सामने रख देते हैं। बीजेपी उम्मीदवारों की आज पहली लिस्ट संभव मानी जा रही है। बीजेपी उम्मीदवारों पर कल अंतिम मुहर लग चुकी है ये जानकारी और आज ये सूची जारी हो सकती है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति में उम्मीदवार तय हो चुके हैं। बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एनडीए में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो तय हो चुका है, सीटों का बंटवारा हो चुका है। बीजेपी और जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बीजेपी के जो उम्मीदवारों की सूची है वो आज ही जारी हो सकती है, क्योंकि कल हुई बैठक में उम्मीदवारों के नाम लगभग तय हो चुके हैं और आज सूची भी जारी हो जाएगी। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें महाराष्ट्र से, जहां के नासिक से तस्वीरें आई हैं और ये दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां पर भयानक हादसे में 8 साल की बच्ची की मौत हो गई। यह हादसा तब हुआ जब बच्ची अपनी मां के साथ कहीं जा रही थी। देखिए तस्वीरें। ऐसे हुई जानलेवा टक्कर। इस हादसे में 8 साल की बच्ची की मौत हो गई। जमीन पर पड़ी ये लाश और रोता बिलखता ये परिवार इस दर्द को देखकर किसी की भी आंखें भर आई। जैसे ही हादसा हुआ लोग बचाने दौड़े, लेकिन बच्ची को बचाया नहीं जा सका। पिछले कुछ दिनों से नासिक में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। इससे लोगों का गुस्सा भड़क गया। वहीं महाराष्ट्र के कोल्हापुर में नकली नोट बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। इस गिरोह का मास्टरमाइंड कोल्हापुर पुलिस में तैनात एक पुलिस वाला ही निकला। और ये है उस वर्दी वाले की नकली नोटों वाली हरकत। 500 और 200 रुपए के नोट। कोल्हापुर की महात्मा गांधी चौक पुलिस के सामने रखी ये नकली नोट 1 करोड़ 11 लाख रुपए हैं। इन नकली नोटों को इन मशीनों की मदद से तैयार किया जाता था। इन्होंने कोशिश तो बहुत की असली की तरह नकली नोटों को छापने और उसे बाजार में भेजने की, लेकिन पुलिस की सतर्कता भारी पड़ गई। तो वहीं देखिए शिमला के रामपुर में एक मंदिर में भयंकर आग लग गई। इस घटना में ये मंदिर पूरी तरह से जलकर राख हो गया है। बताया जा रहा है कि मंदिर का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका था और इसे बनाने में करोड़ों रुपए भी खर्च हुए थे। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आग लगने से नाग मंदिर जलकर पूरी तरीके से राख बताया जा रहा है। काफी नुकसान यहाँ पर हुआ है। शिमला का ये नाग मंदिर है जो कि जलकर खाक हो गया। पूरा का पूरा मंदिर इस वक्त आग की चपेट में नजर आया। हालांकि यहाँ पर जब तक आग पर काबू पाया जा सका तब तक ये पूरा मंदिर जलकर खाक हो चुका था। आग ने पूरे मंदिर को अपने आगोश में ले लिया। भारतीय T20 क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपनी पत्नी के साथ उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन किए।
एशिया कप में भारतीय टीम की जीत के बाद वो भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उज्जैन की तस्वीरें। संध्या आरती में शामिल हुए सूर्य कुमार यादव। आरती के बाद उन्होंने नंदी हॉल में बैठकर पुजारियों के द्वारा किए गए मंत्रोच्चार को भी सुना। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकालेश्वर की ये तस्वीरें हैं। महाकाल का आशीर्वाद लेने के लिए सूर्य कुमार यादव पहुंचे। आपको बता दें कि एशिया कप जीतने के बाद मंदिर पहुंचे बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए। उनकी पत्नी के साथ बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। बात कर लेते हैं बिहार चुनाव की। देखिए, कई दौर की बातचीत और लंबी खींचतान के बाद आखिरकार एनडीए में सीटों का बंटवारा फाइनल हो ही गया। बिहार में ऐसा पहली बार होगा कि जेडीयू और बीजेपी बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। तय हुए फॉर्मूले के मुताबिक जेडीयू और बीजेपी दोनों ही 101 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। इस सीट बंटवारे में सबसे बड़ी जीत चिराग पासवान की मानी जा रही है, जिनके खाते में 29 सीट गई है। वहीं 15 सीट मांगने वाले जीतन राम मांझी को 6 और 13 सीट पर दावा करने वाले उपेंद्र कुशवाहा के हिस्से में भी 6 सीट आई है। सूत्र बता रहे हैं कि यह सीट बंटवारा संसदीय सीटों के आधार पर हुआ है, यानी जिसके जितने सांसद उसे उतनी विधानसभा सीटें। लेकिन एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान होते ही पप्पू यादव ने नीतीश कुमार को सावधान रहने के लिए कह दिया। पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, जेडीयू 101 सीट पर लड़ेगी और बीजेपी 142 सीट पर, और इस तरह नीतीश जी को फिनिश करने के लिए संजय झा ने अभियान पूरा कर दिया है। हालांकि कुछ ही देर बाद जेडीयू ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और ये बताने की कोशिश की कि सीट चाहे जिसकी जितनी आए, 14 नवंबर को नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो आप देखिए, एनडीए में सीट बंटवारा हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक यही वजह है कि प्रत्याशियों का ऐलान लेकिन नहीं हो सका है। कुछ पेच यहां पर फंसा हुआ है, लेकिन अनंत सिंह ने खुला ऐलान कर दिया है कि वो जेडीयू के टिकट पर मोकामा से चुनाव लड़ेंगे। छोटे सरकार के नाम से मशहूर अनंत सिंह ने 9 अक्टूबर को ही ऐलान कर दिया था कि वो 14 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करेंगे। इस पोस्टर में उन्होंने पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार की तस्वीर भी लगाई, साथ ही जेडीयू का चुनाव चिन्ह भी छाप दिया। अनंत सिंह ने पोस्टर के जरिए ये भी संदेश दिया कि केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का उन्हें पूरा समर्थन है। अनंत सिंह ने सिर्फ नामांकन का ऐलान भर नहीं किया, वो मोकामा विधानसभा क्षेत्र से लगातार चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं कि आरजेडी इस बार मोकामा से सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी को अनंत सिंह के खिलाफ उतार सकती है, यानी लड़ाई भूमिहार बनाम भूमिहार की होने वाली है। सूरजभान सिंह ने 25 साल पहले अनंत सिंह के भाई दिलीप सिंह को मोकामा में ही चुनाव हराया था। तो वहीं अभी दावा यह भी किया जा रहा है कि महागठबंधन में आज सीट बंटवारे का ऐलान हो सकता है, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि कांग्रेस को आरजेडी की तरफ से जो ऑफर दिया गया है उस पर कांग्रेस अभी तक सहमत नहीं हुई है। सूत्र बता रहे हैं कि आरजेडी ने कांग्रेस के सामने 2 डिमांड रखी है। पहली डिमांड यह है कि कांग्रेस सिर्फ 50 सीटों पर लड़े और दूसरी डिमांड यह है कि तेजस्वी के नेतृत्व का औपचारिक ऐलान किया जाए। लेकिन सूत्र ये भी बता रहे हैं कि कांग्रेस 60 सीटों से कम पर मानने को तैयार नहीं है। कहा जा रहा है कि पटना में बातचीत फेल हुई, जिसके बाद तेजस्वी और लालू यादव ने दिल्ली की फ्लाइट पकड़ ली और अब सीधे राहुल गांधी से बात की जाएगी। जिस फ्लाइट से लालू राबड़ी और तेजस्वी दिल्ली आए, उसी फ्लाइट में कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह भी बैठे थे, जो कांग्रेस की तरफ से सीट को लेकर बात कर रहे हैं। कल तक इंतजार करिए, सब हो जाए। हालांकि लालू परिवार के दिल्ली पहुंचने की एक बड़ी वजह यह भी है कि 13 अक्टूबर को लैंड फॉर जॉब मामले में राउस रेवेन्यू कोर्ट फैसला सुनाने वाला है और कोर्ट ने सभी आरोपियों को मौजूद रहने का निर्देश दिया है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में बदमाशों के साथ ताबड़तोड़ मुठभेड़ हुई है। लखनऊ सोनभद्र में बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। फिरोजाबाद गाजियाबाद में भी मुठभेड़ की जानकारी मिली है। मथुरा और पीलीभीत में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। पुलिस के साथ मुठभेड़ में बदमाश घायल हो गए। तो ये जो लगातार एक्शन है पुलिस का उत्तर प्रदेश में लगातार जारी है। बदमाशों के साथ ताबड़तोड़ मुठभेड़ हुई है। अलग अलग इलाकों की अगर हम बात करें, लखनऊ सोनभद्र में बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। फिरोजाबाद गाजियाबाद में भी मुठभेड़ की जानकारी मिली है। मथुरा और पीलीभीत में पुलिस ने बदमाशों के साथ यहां पर जो मुठभेड़ है उसकी जानकारी सामने आई है, जिसमें मुठभेड़ में बदमाश घायल भी हो गए। तो देखिए, ये कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में अब 0 टॉलरेंस की नीति है। बदमाशों को सबक सिखाने का जो पूरा प्लान है यूपी पुलिस का, ये सामने भी आता रहा है हमेशा, और अब इस वक्त ताबड़तोड़ मुठभेड़ की जानकारी मिल रही है। ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं, लखनऊ सोनभद्र की तस्वीरें, फिरोजाबाद गाजियाबाद
मथुरा पीलीभीत की भी तस्वीरें आपके सामने, जहां पर पुलिस के साथ मुठभेड़ में बदमाश घायल हुए। कई स्थानों पर 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है पीलीभीत में। मथुरा में भी जो मुठभेड़ है वो हुई है, 7 बदमाश गिरफ्तार किए गए। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं अब राजस्थान की, जहां के अजमेर में जमीनी विवाद ने ऐसा तूल पकड़ा कि एक शख्स ने महिला को जमीन पर घसीटना शुरू कर दिया। जिस महिला को घसीटा गया वो दलित समाज की बताई जा रही है। वीडियो में नजर आया कि एक शख्स महिला के पैर पकड़कर उसे घसीटते हुए प्लॉट से बाहर ले जा रहा था। जैसे ही ये शख्स महिला को घसीटते हुए प्लॉट के बाहर ले गया, एक दूसरे शख्स ने दरवाजा बंद किया और ताला जड़ दिया। बताया जा रहा है कि जमीन पर घसीटने से पहले दलित महिला को बुरी तरह पीटा भी गया और प्लॉट पर बने टीन शेड को बुलडोजर से गिरा दिया गया। अब 60 साल की पीड़ित महिला ने थाने में रिपोर्ट लिखवाई है और बताया है कि उसके प्लॉट पर रवि गहलोत और उसकी बहन रेणु गहलोत ने कब्जा करने की कोशिश की। महिला ने जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल का भी आरोप लगाया है। तो वहीं मध्य प्रदेश के दमोह से शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां पर सोशल मीडिया पर मीम शेयर करना एक युवक को भारी पड़ गया। पंचायत ने मीम बनाने वाले युवक से पैर धुलवाकर माफी मंगवाई, जिसके बाद मामले ने जातीय रंग ले लिया, क्योंकि पैर धोने वाला युवक कुशवाहा समाज से था और जिस व्यक्ति के पैर धोए गए वो ब्राह्मण समाज से है। आज के बाद जब कह जाओ कभी गलती नहीं करेंगे, भैया गलती दोबारा नहीं करेंगे। ये वीडियो मध्य प्रदेश के दमोह का है। एक मीम की वजह से सतरिया गांव में पंचायत बैठ गई। पैर धोने वाले पुरुषोत्तम कुशवाहा पर आरोप है कि उसने एआई से मीम तैयार कर अनुज पांडे को बदनाम करने की कोशिश की। इस पर अनुज पांडे ने ऐतराज जताया और पंचायत बुला ली। पंचायत ने तय किया कि पुरुषोत्तम कुशवाहा अनुज पांडे के पैर धोकर पिए और अपनी गलती की माफी मांगे। महाराज जी हमसे गलती हुई, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। हम आपको पी रहे हैं पाँव को धोकर। पैर का धोवन पीने के बाद युवक ने भगवान शिव के सामने सिर झुकाकर माफी मांगी और पंचायत की ओर से तय किए गए आर्थिक दंड का भी भुगतान किया। ये वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। पुलिस ने इसका संज्ञान लेकर केस दर्ज किया है। वहीं देखिए, गुजरात के बोटाद जिले में उस वक्त बवाल मच गया जब आम आदमी पार्टी की महापंचायत में अचानक पुलिस घुस आई और हालात देखते ही देखते इतने ज्यादा बिगड़ गए कि घंटों तक यहां पर हंगामा होता रहा। पुलिस पर पथराव, गाड़ियों में तोड़फोड़, आंसू गैस के गोले, पथराव, हंगामा और बवाल की ये तस्वीरें गुजरात के बोटाद जिले से आई हैं। दरअसल हड़दड़ गांव में आम आदमी पार्टी की ओर से कर्दा प्रथा को खत्म करने के लिए महापंचायत बुलाई गई थी, लेकिन आंदोलन उस वक्त उग्र हो गया जब सभा में अचानक पुलिस घुस आई। ग्रामीणों ने पुलिस को देखते ही पथराव शुरू कर दिया। अनियंत्रित भीड़ ने पुलिस की गाड़ी ही पलट दी। पुलिस ने भी एक्शन लेते हुए आंसू गैस के गोले छोड़े, एक एक उपद्रवी को लाठी मारकर खदेड़ा। बवाल इतना बढ़ गया कि 3 जिलों की पुलिस को मौके पर बुलाना पड़ गया। बहरहाल पुलिस व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। गांव में हालात फिलहाल नियंत्रण में हैं। कोलकाता के आर्जिकल मेडिकल कॉलेज की ही तरह पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में भी एमबीबीएस की एक छात्रा का गैंगरेप हुआ। गैंगरेप का आरोप 5 युवकों पर लगा है, जिनमें से 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुंह छिपाकर जाते वो यही दरिंदे हैं जिन पर मेडिकल की होनहार छात्रा के साथ घिनौनेपन के आरोप हैं। आरोप है कि मेडिकल की छात्रा के साथ इन दरिंदों ने गैंगरेप किया। इस पर हो रहे बवाल के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले उस काली रात का दर्दनाक और डरावनी कहानी आप जान लीजिए। छात्रा कॉलेज से रात करीब 8:30 से 9 बजे के बीच दोस्त के साथ बाहर गई थी। वापस लौटते समय दरिंदों ने उनका रास्ता रोका और जंगल में ले जाकर उसके साथ गैंगरेप किया। एक कॉलेज से फोन किया था, उसका दोस्त ने फोन किया, हम सिविल कास्ट है, वही जिहादी हमारा लड़की को रेप किया, हमको जस्टिस चाहिए। इन सब के बीच पुलिस की कार्रवाई भी तेज हो गई है। ड्रोन की मदद से सबूत जुटाए जा रहे हैं। जिस जगह गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया वहां फॉरेंसिक की टीमें जांच कर रही हैं। उम्मीद है कि सभी आरोपी जल्द सलाखों के पीछे होंगे और छात्रा को इंसाफ मिलेगा। देखिए, छात्रा के गैंगरेप के मुद्दे पर विपक्ष ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा तो वो खुद मीडिया के सामने आई और इतने गंभीर मुद्दे पर ऐसा असंवेदनशील बयान दिया जिससे माहौल और गर्मा गया। ममता बनर्जी महिला हैं, 14 साल से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। लोग उन्हें दीदी कहकर संबोधित करते हैं, लेकिन ममता ने दुर्गापुर गैंगरेप पर ऐसा बयान दिया जिसके बाद वो सवालों के घेरे में है। She was studying in a private medical college. Whose responsibility? How they
came out in the night at 12:30. An investigation is on, but private medical colleges also is to take care. मतलब रात में लड़की का बाहर निकलना गुनाह हो गया। ममता बनर्जी का ये मायने आप खुद निकालिए। Manipur you have seen so many, UP you have seen so many, Bihar you have seen so many, other state Odisha you have seen so many. There also we think government must take stringent action. सीएम ममता बनर्जी के इस बयान को अब बीजेपी ने लपक लिया है। स्पष्ट करता है कि ममता बनर्जी की सरकार ये मानती है कि वो लॉ एंड ऑर्डर नहीं प्रोवाइड कर सकती। ये एक अटेम्प्ट है महिलाओं को ही ब्लेम करने के लिए अगर उनके साथ में कोई दुष्कर्म का व्यवहार करता है। पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव हैं, ऐसे में ममता के इस बयान पर सियासी घमासान की लकीरें और लंबी हो सकती हैं। और देखिए, पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी लंबे समय से ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधती आ रही है और दुर्गापुर में छात्रा के गैंगरेप के बाद बीजेपी ने एक बार फिर ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी कार्यकर्ता पीड़ित छात्रा के इंसाफ की मांग को लेकर सड़क पर उतरे हैं। अस्पताल के बाहर भी बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में तीखी नोकझोंक भी हुई। दुर्गापुर के मेडिकल कॉलेज में हुए गैंगरेप की गूंज बंगाल ओडिशा से होते हुए दिल्ली तक सुनाई दी। बीजेपी के तमाम नेताओं ने ममता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ममता बनर्जी का चीफ मिनिस्टरशिप में कोई बेटी कोई बहन सुरक्षित नहीं है। इन सब के बीच सत्ताधारी पार्टी टीएमसी ने पीड़िता को इंसाफ का भरोसा दिलाया है। इस तरीके का किसी भी घटना कहीं पे भी होना जो है बहुत शर्मनाक है। इसके लिए सख्त से सख्त सजा मिलेगी, ये तो तय है। कांग्रेस कार्यकर्ता उस अस्पताल पहुंच गए जहां छात्रा का इलाज चल रहा है, लेकिन अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों ने उनको भी अंदर जाने से रोक दिया। इस मुद्दे में बंगाल सरकार सवालों के घेरे में है। सवाल तो उठेंगे ही कि आखिर कैसे एक छात्रा का कॉलेज परिसर के बाहर ही गैंगरेप हो गया। और एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला आगे भी रहेगा जारी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।